हे गाइस, वेलकम टू सोस पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक। तो यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज, सिक्योरिटी, ये सब टॉपिक बचा हुआ है। बट यहाँ पे साइंस एंड टेक स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स देखेंगे कि ये न्यूज़ में फिर से क्यों है। तो एक न्यू एंगल यहाँ पे है। इट मीन्स कि एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में देखेंगे, बहुत ही अच्छी आर्टिकल है और एक आप कह सकते हो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि क्यों आज के डेट में हम लोग राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देन यहाँ पे 5G के बारे में देखेंगे, आज के डेट में काफ़ी न्यूज़ में है। फिर हाइपर लूप सिस्टम है, ये क्या है इसके बारे में शॉर्ट में ये आर्टिकल है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लिथियम आयन बैटरी है। तो ये काफ़ी लेंथी आर्टिकल भी है, इसमें टाइम लगेगा, बट ये काफ़ी अच्छी आर्टिकल है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी आज के डेट में आप देखो काफ़ी न्यूज़ में भी है। तो इसमें ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलेगा। देन यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क देखेंगे। देन यहाँ पे नेशनल डेटा गवर्नेंस जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे ड्राफ्ट किया जा रहा है। तो ये पॉलिसी ड्राफ्ट की जा रही है, तो इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेंगे। एंड देन साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखेंगे, ब्लैक होल्स क्या है, और कुछ यहाँ पे न्यूज़ है जो कि शॉर्ट्स में है, तो इसे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के साथ है यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, फिर एक एक करके सारी पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जिनके द्वारा यहाँ पे गाइडलाइंस लाया गया है सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स 2022, जिसमें कि जो रिसर्च किया जा रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, इनमें कुछ नॉर्म्स को ईज़ करने के लिए कहा जा रहा है। इट मीन्स कि आप देखो कि जीएम क्रॉप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इस पर जो है काम किया जा रहा है। तो इसके कुछ जो नॉर्म्स है ना, उसको और आसान करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देख लेते कि क्या क्या गाइडलाइंस लाया गया है। आज की डेट में अगर हम लोग अपने देश में देखें तो सारे एक्टिविटीज़ जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे रिलेटेड है, या फिर सेल से हो गया, या फिर हैज़ार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर प्रोडक्ट से है, तो ये सब रेगुलेट किया जाता है इस कानून के तहत, जो कि एक रूल्स है 1989 का, जिसका नाम एकदम लंबा चौड़ा है। तो इसको समझ लीजिए, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए मैन्युफैक्चर करना, यूज़ करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, या फिर हैज़ार्डियस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए स्टोरेज करना, तो ये सारी चीज़ें इस कानून के तहत आ जाती है। गाइडलाइंस अगर आप लोग देखो तो किस मिनिस्ट्री के तहत लाया गया, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कानून है इसके तहत ये मिनिस्ट्री है। तो यही मिनिस्ट्री के तहत ये गाइडलाइंस भी लाए गए हैं। अगर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इनके द्वारा जो गाइडलाइंस लाया गया है वो बस इसलिए है कि जो हम लोग जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ लेकर चल रहे हैं, तो ये जो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ है इसकी डेवलपमेंट बेटर तरीके से हो सके और इसका यूज़ भी सस्टेनेबल तरीके से हो सके। अब थोड़ा पॉज लेते हैं और एक एक वर्ड्स को समझते हैं, क्योंकि फिर आगे आप पढ़ोगे तो क्या होगा कि समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक एक मीनिंग आप लोग समझो कि पहले हम लोग समझते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता क्या है। देखिए, फसल है, सारे तरीके के फसल है हमारे, वीट हो गए, राइस हो गए, मेज़ हो गए, शुगर केन हो गए, पीज़ हो गए, सब तरीके के फसल हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ फसल्स में आप देखो कि जो क्रॉप है उसमें उनके जीन में कुछ मॉडिफाई कर देना, कुछ मॉडिफाई इसलिए कर देना क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं, जैसे कि राइस की अगर आप खेती देखते हो तो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फाइन, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगर ये सारी चीज़ें ना मिले तो वो क्रॉप्स बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आज की डेट में देखो हम लोग किस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज की परेशानी से जूझ रहे हैं। इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज, जिसमें कि आज के डेट में अगर हम लोग मानसून वाले सीज़न में हैं, तो अभी समझ में आ रहा है कि इस साल की जो मानसून है वो वीक है। इट मीन्स कि एक ड्रॉट लाइक सिचुएशन अराइज हो चुकी है। इट मीन्स कि आप देखो कि अगर हमारी फसल जो है सेम एज़ इट इज़ जैसे बरसों से चलते आ रही है, अगर वैसी ही फसल है, तो राइस की खेती इस बार बर्बाद होने वाली है। हमारे यहाँ राइस की प्रोडक्शंस बहुत कम होने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग राइस की जिन में क्रॉप की जिन में अगर हम लोग कुछ मॉडिफाई कर दे, इट मीन्स कि उनमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता ना हो, साथ ही हार्श टेम्परेचर को, जो कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो हमारे यहाँ की जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन हो रही है, तो इतने हार्श टेम्परेचर को वो यहाँ पे सहन कर सके, साथ ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना हो, ज़्यादा सेवा की ज़रूरत ना हो, जो कि हम लोग क्रॉप्स को यहाँ पे देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर उनके जिन में मॉडिफाई कर दे, तो आज के डेट में अगर यहाँ पे पानी की कम यहाँ पे नीड्स होगी, जैसे कि मानसून कम हो रहा है, मानसून में बारिश कम हो रही है, तो इस समय भी ये क्रॉप्स जो है ये टिके रहेंगे, ये डेड नहीं होंगे। साथ ही जो हार्श क्लाइमेट है, इतने हाई टेम्परेचर है, तो इस हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त करने की शक्ति इस क्रॉप्स में होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में कि क्रॉप्स के जिन में मॉडिफाइड कर रहे हैं। ठीक है,
जिन क्या होता है, जिन एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलेगा। हम लोग जो है, जो जितने बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सिमिलर रखते हैं, चाहे हमारी जो है कुछ आदतें हमारी पेरेंट्स से मिलती होगी, कुछ बिहेवियर हमारी मिलती होगी, कुछ पसंद नापसंद, या फिर कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, या फिर हमारे लुक्स ही हो गए कि हेयर्स हो गए हमारे फेस में, आइज़ हो गए, नोज़ हो गए, हाइट हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमने किससे लिया है? तो हमारे पेरेंट्स से लिया है। तो हमारे पेरेंट्स की जो जिन है वो हम पे ट्रांसफ़र हुई है, तो इसलिए हम लोग, आप देखते हो कि कुछ सिमिलर हम लोग दिखते हैं अपने पेरेंट्स से। तो क्या हो रहा है कि जिन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इसी तरीके से क्रॉप्स के भी जो जिन होते हैं ना, वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो उस जिन में मॉडिफाई कर देने से क्या होता है कि उस क्रॉप के जो बीज होते हैं ना, उसमें फिर जिस तरीके से मॉडिफाई करते हैं और जो भी मॉडिफाई करते हैं उस तरीके से वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। तो यही बातें यहाँ पे की जा रही हैं। अब बात होता है जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। इट मीन्स कि जो जिन है, ग्रुप ऑफ जिन को जीनोम कहते हैं, ठीक है। तो जिन को जो एडिट करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं उसको हम लोग जीनोम एडिटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर Cas9, ओके। इसके ऊपर यूपीएससी ने लगातार 2-3 साल से क्वेश्चन पूछा है। तो क्रिस्पर Cas9 ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग जीन को मॉडिफाई करते हैं, या तो कट करके अलग कर देते हैं या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। सो व्हाट इज़ दिस Cas9 इन क्रिस्पर? सो Cas9 इज़ अ सीजर जिससे कि हम लोग कट करते हैं, ओके। तो ये जो जिन को कट करने के लिए हम लोग सीजर का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग टेक्नोलॉजी में इसको Cas9 कहते हैं, Cas9, CAS9, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। आई होप कि अभी तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन बेसिकली लाया गया है कि जिस तरीके से जिन एंड यस, ये डेवलपमेंट और सस्टेनेबल यूज़ करना है। इट मीन्स कि जो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी हम लोग कर रहे हैं तो वो भी एक सस्टेनेबल होनी चाहिए। इट मीन्स कि जितना हमें ज़रूरत है ना, और जितना क्रॉप सह सकती है, या फिर जितना हमें एक सर्टेन लिमिट्स तक लगाकर जो है ये एडिटिंग करना है। ऐसा नहीं है कि अपने सेल्फिशनेस के लिए और अपने जो है कंज्यूम करने के लिए क्रॉप्स को अपने तरीके से पूरा मॉडिफाई कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक सस्टेनेबल यूज़ भी हो कि हम लोग सही तरीके से यूज़ करें, जिससे कि आगे आने वाले जनरेशन को भी वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज फसलें उनको अवेलेबल हो जो कि हम लोग को अवेलेबल है। तो डेवलपमेंट तो करना ही है, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन हो रही है, उस तरीके से हमें इस पर भी काम करना होगा, फोकस करना होगा ही, ओके। तो अगर गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो ये कहा जा रहा है कि सारे रिक्वायरमेंट्स जो कि रिसर्चर्स को ज़रूरत है, तो वो बस ये काम करे कि जो ट्रांसजेनिक सीड्स है उसको डेवलप करे, जिसमें कि जिन एडिटिंग सीड्स जो है वो अप्लाई किया जाएगा। तो फिर ये गाइडलाइंस पूरी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। देखिए वेरियस लॉज है, क्या क्या कानून है, प्रोसीजर है जो कि जीनोम एडिटिंग को हमारे देश में गवर्न करता है। तो सबसे पहले देखो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2006 का, देन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1947 का, देन सीड एक्ट है 1968 का, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, एंड देन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। तो ये सारे कुछ कानून हैं जो कि आपको जीनोम एडिटिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही अगर देखें तो रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है कि कैसे हम लोग सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं जीनोम एडिटिंग का। साथ ही यहाँ पे गाइडलाइंस भी लाया जा रहा है जिसमें कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज ला सकते हैं कुछ प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में और कमर्शियलाइज़ करने में, जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारे फार्मर्स की इनकम पे। आप देखो जब फसल बर्बाद हो जाती है ना, तो हमारे किसान की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। हालाँकि अभी आपको फसल बीमा योजना देखने को मिलेगा ही, लेकिन फिर भी आप देखो किसान जब इतने मेहनत करते हैं तो उनको उनकी लागत मिलनी चाहिए। तो अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना ऐसा उनको बीज दे जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, कि किसी भी तरीके का क्लाइमेट हो तो उसको वो बीज जो है, फसल जो है बर्दाश्त कर सके। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो फसल तैयार होंगे वो मार्केट तक पहुंचेगा, और मार्केट तक पहुंचेगा तो किसानों के पास जो है वो फसल के पैसे पहुंचेंगे, उनके मेहनत के पैसे पहुंचेंगे। इट मीन्स कि उनका जो इनकम है ना वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगा। अगर हम आप अभी लास्ट लेसन जो इकॉनमी की ली थी मैं, तो उसमें हम लोग फसल बीमा योजना पढ़े थे, जिसमें ये देख रहे थे कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये है कि इसमें पेमेंट में डिले हो रहा है। इट मीन्स कि जितने भी किसानों की फसल बर्बाद हो रही है तो उनको टाइम पे पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तब आप समझ सकते हो कि एक सीज़न के बाद दूसरी सीज़न आती है, खरीफ जाती है, जायद आता है, रबी आते हैं, तो एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न आता है, और इस तरीके से अगर पेमेंट में डिले होगा तो फिर किसान जो है दूसरे सीज़न की जो फसल होते हैं उनको कैसे तैयार करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उन्हीं को झेलना पड़ता है। तो बेटर है कि इस तरीके का प्रॉब्लम ना झेलें और वैसा काम करें जिससे कि अल्टीमेटली किसान को फ़ायदा हो। जीएम क्रॉप और टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। तो जीएम टेक्नोलॉजी में क्या है कि डायरेक्ट मैनिपुलेट करना है, जो डीएनए है ना ऑर्गेनिजम्स के, उनको मैनिपुलेट करना है, जिसमें कि प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एनिमल्स हो गए, तो उनकी जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम लोग चेंज कर देते हैं।
प्लांट्स में अगर देखें तो यहाँ पे एक जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि डिफरेंट स्पेसीज़ के, या फिर जो भी हम लोग को जिस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। हमें क्या चाहिए आज के डेट में कि हार्श क्लाइमेट को जो है कोई भी फसल उसको झेल सके, कम से कम पानी का इस्तेमाल करे, क्योंकि कम से कम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम करें। क्योंकि आप देखो कि पानी जो है हमारे यहाँ वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, वाटर स्कार्सिटीज़ की प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, ग्राउंड वाटर टेबल्स हमारा डाउन हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे पानी की कम ज़रूरत पड़े। तो ये सारी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। तो देखिए बहुत सारे सेवरल अप्रोच कहा जा रहा है जीनोम एडिटिंग में, जिसमें कि एक यहाँ पे आप देखो क्रिस्पर है। क्रिस्पर स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। Cas9 है, Cas9 एक प्रोटीन है, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। नॉन ट्रांसजेनिक जीन एडिटिंग अगर हम लोग देखें तो जीन एडिटिंग टूल को यूज़ किया जाता है और डायरेक्टली यहाँ पे प्लांट के जो अपने खुद के जीन होते हैं ना, उनमें अल्टर किया जाता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बाहर का जो है दूसरे फसल का डीएनए को दूसरे फसल में इसको जो है इंसर्ट किया जाता है, इस तरीके का काम नहीं किया जाता है। जो अपने ही प्लांट के जो जीन है ना, उसी को मॉडिफाई किया जाता है। तो ये नॉन ट्रांसजेनिक जीन एडिटिंग इसे कहते हैं। यूजुअली अगर हम लोग देखें तो जीएम प्लांट में जो सेल है ना, वो टिश्यू कल्चर में ग्रो होते हैं, जहाँ पे वो प्लांट में ही डेवलप होते हैं, और फिर यहाँ पे ये सारे प्लांट से सीड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि यहाँ पे न्यू डीएनए इनहेरेंट करते हैं। आप देखो बीटी कॉटन एक ऐसा जीएम क्रॉप है जहाँ पे जीन जो है वो सॉइल बैक्टीरियम से लिया गया है और इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि सॉइल बैक्टीरियम से जो जीन लिया गया है वो बीटी कॉटन में डाला गया है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे कम से कम पेस्ट अटैक का यूज़ होता है। और पेस्ट अटैक जो है यहाँ पे जीएम क्रॉप जो होते हैं ना, जीन एडिटिंग, उसमें क्या होता है कि आप देखो बहुत सारे फसल में कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए पेस्ट अटैक से भी बचाना है। तो बीटी कॉटन अभी तक का ऐसा यहाँ पे क्रॉप है जिसमें कि सॉइल बैक्टीरियम से यहाँ पे आपका जीन लिया गया है और इसको यहाँ पे ऐड किया गया है बीटी कॉटन में, जिससे बीटी कॉटन के फसलें जो है वो पेस्ट अटैक से बच जाते हैं। साथ ही ये मात्र एक ऐसा जीएम क्रॉप है जो कि कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए 2002 में ये हमारे सरकार के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा देखें तो ये प्रमोट करते हैं साइंस बेस्ड यहाँ पे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जिसमें ये कहा गया कि जीएम क्रॉप्स में रिसर्च भी किया जाएगा। नेटवर्क प्रोजेक्ट अगर हम लोग फंक्शनल जीनोमिक्स और जेनेटिक मॉडिफिकेशन का क्रॉप में देखें तो ये यहाँ पे आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2005 में, और फिर यहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी किसकी, तो जीएम क्रॉप का। 2019-20 में क्या हुआ, तो एरिया जो भी बीटी कॉटन के अंदर आता था हमारे देश में, तो वो 170 लाख हेक्टेयर तक का था, जो कि टोटल एरिया अगर हम लोग कॉटन कल्टिवेशन का देखें तो 94% तक ये कवर कर चुका था। तो इतनी तो बातें हम लोग देख लिए, लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि जीएम क्रॉप का फ़ायदा क्या है। अभी इतना फ़ायदा तो मैं खुद ही बताई हूँ, लेकिन एक अब इसे कंसाइज वे में बताती हूँ कि यहाँ से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, जो क्रॉप लॉस होता है वो यहाँ पे प्रिवेंट होगा, यानी कि फसल की बर्बाद तो नहीं होगी, ठीक है। इंसेक्ट के द्वारा डैमेज होता है तो ये ख़त्म हो जाएगा, हर्बिसाइड्स को टॉलरेट करने की पावर आ जाएगी, रेसिस्टेंट होगा, जो प्लांट के बहुत सारे वायरस लग जाते हैं, जिससे जो किसान है ना, लास्टली किसान को बहुत हेल्प हो पाएगा कि उनका जो फसल बर्बाद होता है उससे। और अगर फसल बर्बाद नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। सेकेंड है कि फूड सिक्योरिटी है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उस तरीके से फूड की डिमांड भी बढ़ते जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे जीएम क्रॉप्स जो है इससे क्या हो पाएगा कि फूड जो है, जो हमारी जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती जनसंख्या को जो फीड करने के लिए जिस तरीके का हमें फूड क्रॉप की आवश्यकता है, उतनी ज़्यादा हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो जाएगी। साथ ही न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी मिलेगा। यहाँ पे आप देखो कि गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस यहाँ पे ट्रांसजेनिक वैरायटी है राइस में, जिसमें कि ऐसा राइस अब लाया जा रहा है जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, जिसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इससे जो है आप समझो कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी यहाँ पे राइस खाने से मिलेगा। सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जीएम क्रॉप्स जो है वो यहाँ पे मिनरल यूजेस को की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है और जो एक्सेस यूज़ हो रहा है फर्टिलाइज़र का उसको रिड्यूस करता है। साथ ही जो फर्टिलिटी है सॉइल की, इसको भी यहाँ पे ख़त्म करने से रोकता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। बट आज की डेट में इतनी एडवांटेजेस है तो फिर क्यों नहीं इसको बहुत ही स्पीडी तरीके से यूज़ किया जा रहा है? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कंसर्न है। आप देखो बायोसेफ्टी कहा जा रहा है यहाँ पे ह्यूमन बींग्स और एनिमल हेल्थ का। टॉक्सिसिटी की यहाँ पे रिस्क है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट है, जो नेचुरल चीज़ें हैं उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। साथ ही न्यूअर प्रोटीन जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में हम लोग ऑर्गेनिज्म से लेकर आ रहे हैं, तो ये आप लोग देखो फूड जैसा इसको कंज्यूम नहीं किया जा रहा है। और समटाइम्स ये प्रोटीन जो है यहाँ पे रिस्क भी अराइज कर सकता है, जिससे कि आप देखो किसी किसी में एलर्जी वाली प्रॉब्लम भी निकल कर आ सकती है।
इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है। अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया जाता है, और जो भी चीज़ें आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट की जाती है वो शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देता है बट लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं देता है। जीएम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इससे क्या हो रहा है कि जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप में, यानी कि सुपर वीड्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे कुछ इम्यून जो है, यानी कि कुछ छूट मिल रहा है जिससे कि हम लोग यहाँ पे कुछ मेथड्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं। इकॉनमिक कंसर्न भी है, जिस तरीके से जीएम क्रॉप की इंड जो है वो बढ़ते जा रही है तो वो फॉल्स है। अगर हम लोग इंडिया में देखें जहाँ पे बीटी कॉटन एक्सपीरियंसेस हैं तो कॉटन यील्ड जो है वो रुक गया है, यानी कि 460 केजी पर हेक्टेयर्स जो है वो रिसेंट पास में था, यानी कि जब से हम लोग बीटी कॉटन लेकर आ रहे हैं तब से हमारा जो एक्चुअल जो रियल कॉटन की कल्टीवेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। इकोलॉजिकल कंसर्न क्या है कि जीएम क्रॉप्स जो है इससे क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, हमारी जो जिन पूल है इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज़ की वो यहाँ पे पॉल्यूट हो रही है। जेनेटिक इरोजन्स है, जेनेटिक इरोजन्स कैसे हो रहा है तो फार्मर्स जो है वो यहाँ पे ट्रेडिशनल जो वैरायटीज़ है मोनोकल्चर के साथ उसका यूज़ यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है। एथिकल कंसर्न भी है, आप देखो कि यहाँ पे अनरेगुलेटेड यूज़ हो रहा है जीएम टेक्नोलॉजी का हमारे फसल में, जिससे कि एक्सेसिव कॉर्पोरेट डोमिनेंस देखने को मिलेगा और अननेचुरलनेस यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि वे फॉरवर्ड में क्या कहा जा रहा है। देखिए ये सारे कंसर्न है, इट मीन्स कि बायो सेफ्टी, ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के बारे में, इन्वायरमेंटल कंसर्न है, इकोनॉमिक कंसर्न है, इकोलॉजिकल कंसर्न है, एथिकल कंसर्न है। फाइन, अब देखते हैं वे फॉरवर्ड में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जीएम क्रॉप्स जो होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमें बायो सेफ्टी डेटा का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही आप लोग देखो कि जो इन्फॉर्म्ड डिसीज़न है उसी को लेकर आना है, उसी पे यहाँ पे काम करना होगा। गवर्नमेंट को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज के डेट में एक रोड मैप तैयार करें, जिससे कि जो गलत तरीके का इस्तेमाल हो रहा है या फिर बायोडाइवर्सिटी गलत तरीके से अगर यहाँ पे हमारी लॉस हो रही है तो वो सारी चीज़ें ना हो। कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। आज की डेट में हमें यहाँ पे जीएम रिसर्च जो एजेंडा है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, रोबोस्ट एक क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि क्लिनिकल ट्रायल जो जीएम क्रॉप्स का है ये कंटीजेंट करने की ज़रूरत है हमें यहाँ पे सेफ्टी और इफेकेसी के साथ। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी, इसी के साथ हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, जो कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक इंटीग्रल पार्ट भी है। फाइन, अब इसके अलावा आप लोग देखो कि बहुत सारी बॉडीज़ है आज की डेट में जो कि जीएम क्रॉप को रेगुलेट कर रही है। तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी है, जो कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उसको मॉनिटर करता है। साथ ही इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमेटी है, जिसमें कि जो यहाँ पे लो रिस्क एक्सपेरिमेंट्स है उसको अप्रूव किया जा रहा है। रिव्यू कमेटी भी है जेनेटिक मैनिपुलेशंस में। साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, यानी कि ये जो फंक्शन करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत है, और ये रिस्पॉन्सिबल है। इनका क्या काम है, यानी कि सबसे बड़ी जो कमेटी है हमारे देश में वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है। इनका काम है कि जो भी एक्टिविटी है, यानी कि जो लार्ज स्केल में जो यूज़ हो रहा है हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रिकॉम्बिनेंट, उसको यहाँ पे इस एक्टिविटीज़ को यहाँ पे रेगुलेट करना। साथ ही प्रपोजल जो भी यहाँ पे जेनेटिकली अगर इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स को रिलीज़ किया जा रहा है या फिर प्रोडक्ट को हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जा रहा है तो उसके लिए प्रपोजल भी यही कमेटी लेकर आती है। साथ ही ये कमेटी है या फिर कोई और पर्सन है जिनको ऑथराइज़ किया गया है तो उनके पास पावर होता है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है इस जीएम क्रॉप से रिलेटेड तो उनको प्यूनिटिव एक्शंस भी देना है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। साथ ही एक और है स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ये कमेटी रिव्यू करती है, यानी कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हैंडल करते हैं तो उनसे रिलेटेड जो सेफ्टी और कंट्रोल मेजर्स है वो इस कमेटी के द्वारा रिव्यू किया जाता है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी है। इनका काम है कि एक नोडल एजेंसी यानी कि जो सुप्रीम बॉडी होती है उस तरीके से ये काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि जो भी यहाँ पे आप देखो कि ये कमेटी है यानी कि आपका स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी है या फिर यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, तो इनको इंस्पेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करता है और रिपोर्ट करते हैं इनके काम को लेकर कि ये जो भी गाइडलाइंस लाया जा रहा है उसके तरफ से वो कंप्लाइंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, तो जीएम क्रॉप को लेकर आपने देखा कि इतने सारे बॉडीज़ हैं, तो ये काफ़ी बेटर तरीके से आप यहाँ पे सारे बॉडीज़ को याद कर सकते हो, समझ सकते हो। फाइन, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि जो गोल है यहाँ पे साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी का,
ये बस ये है कि जो टारगेटेड यहाँ पे डीएनए ब्रेक करना है उसके लिए एडवांटेजेस हैं। साथ ही आप देखो कि जो चेंज आएगा या तो इसमें स्मॉल छोटे छोटे यहाँ पे डिलीट करना होगा, या कोई सब्स्टिट्यूशन करना होगा, या फिर बहुत बड़े नंबर पे आप देखो कि एडिशन करना होगा। इस तरीके का जो टारगेटेड एडिट्स है इसमें क्या होता है ना कि न्यू और जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ना वो यहाँ पे आपका इससे निकल कर आएगा। तो 3 मेन यहाँ पे आपका जो है एसडीएन टेक्नोलॉजीज़ है जो कि आज के डेट में यूज़ हो रहा है। तो ये है मेगा न्यूक्लियस, सेकंड है कि जिंक फिंगर न्यूक्लियस, थर्ड है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टिव न्यूक्लियस। ओके, तो इस तरीके से है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई नहीं आपसे पूछने वाला। जीएम क्रॉप रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हम लोग इंडिया में देखें तो एक एक करके आप देख सकते हो फसल में। राइस में क्या है कि बायो फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। अभी राइस फोर्टिफिकेशन की बात करूँगी तो उसमें आपको डिटेल्स में पता चलेगा। वीट में क्या है कि इनकी जो क्वालिटी ट्रेट्स है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। हीट टॉलरेंस है, जिस तरीके से गर्मी बढ़ते जा रही है उसको टॉलरेट करने के लिए यहाँ पे आपका मॉडिफाई किया जा रहा है। बायो फोर्टिफिकेशन अगेन इसमें किया जा रहा है। और मेज में अगर हम लोग देखें तो क्वालिटी प्रोटीन बायो फोर्टिफिकेशन है कि प्रोटीन का एडिशन हो रहा है। एग प्लांट में आप देखो तो रेसिस्टेंस है, यानी कि फ्रूट और जो शूट बोरर होते हैं उनके अगेंस्ट में। और उसके बाद अगर हम लोग कॉटन में देखें तो कॉटन में क्या है कि फाइबर स्ट्रेंथ है और जिन स्टैकिंग किया जा रहा है बीटी कॉटन में। और मस्टर्ड में आप देखो कि सीड ईल्ड है, बीज की ईल्ड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही यहाँ पे शोरगम देखें तो शूट फ्लाई रेसिस्टेंस है। सोयाबीन में क्या है कि यहाँ पे येलो मोसैक जो वायरस लग जाते हैं यहाँ पे सोयाबीन के फसल में, तो उसको रोकना है। ऐसा मॉडिफाई किया जा रहा है कि इस तरीके के वायरस उसमें ना लगे। साथ ही चिकपी में क्या है तो यहाँ पे आपका पोर्ट बोरर्स के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस है। ग्राउंड नट में क्या है तो टीएसपी वायरस के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस है। ओके, सो ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट जीएम क्रॉप्स। ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था क्योंकि इसमें आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। साथ ही एक बेहतरीन तरीके से मैं कह सकती हूँ कि एक हाई लेवल स्टैंडर्ड की ये आर्टिकल है जिसमें आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट करे सजेशंस रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से इसे समझा दूँगी। जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा मैं फिर से एक एक्स्ट्रा लेसन लेकर आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट आते हैं राइस फोर्टिफिकेशन में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे लाया गया है। एसओपी कहने का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड यहाँ पे एक स्टैंडर्ड तरीके से गाइडलाइंस लाई जाती है कि किस तरीके से राइस फोर्टिफिकेशन करना है, तो उसके लिए एक इसको ऑपरेट करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, तो और देखते हैं कि स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है राइस फोर्टिफिकेशन के लिए, ये मेनली इसलिए लाया गया है ना कि एक अच्छा खासा जो आप देखते हो कि मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है हमारे देश में, कुपोषण के शिकार है बच्चे, खून की कमी है, एनीमिया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है हमारे देश के बच्चों में। तो ऐसा चावल खाए जिसमें कि उनको सारी चीज़ें मिल जाए। तो फोर्टिफिकेशन कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा एड ऑन, यानी कि और क्वालिटीज़ को एड ऑन करना है, इसको हम लोग यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिज़ायर्ड क्वालिटी, जो डिज़ायर्ड क्वालिटी एक फोर्टिफाइड राइस में चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कि क्लियरली यहाँ पे लेवल वाइज रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का। तो एसओपी में अगर हम लोग देखें तो क्या है कि मिल्ड राइस जो है, जिसमें कि जो यहाँ पे आपका फोर्टिफाइड राइस जो कर्नल है वो यहाँ पे ब्लेंड किया जाएगा। और फिर यहाँ पे जो राइस की स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेशन एक्ट 2011 में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लाइज करना है। सारे जो फोर्टिफाइड फूड है उसको इस तरीके से पैक किया जाएगा कि यहाँ पे जो नेचर है फोर्टिफिकेट एडेड का वो यहाँ पे बेटर तरीके से रहे, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट ऐड किया जा रहा है उस राइस में वैसे ही रहे। साथ ही हर एक पैकेज, यानी कि जितने भी फोर्टिफाइड फूड है उनके हर एक पैकेज में कुछ वर्ड्स होने चाहिए, जैसे वो लिखा होना चाहिए कि ये फोर्टिफाइड है और इसमें F+F लोगो हो। जिस भी आप खाने में +F लोगो देखते हो तो आप समझ जाना कि उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस जो है वो ऐड किया गया है। साथ ही हर एक पैकेज जो फूड का है इसमें आयरन होगा, यानी कि पीपल विद थैलेसीमिया जो है वो इनको ले सकते हैं, जो भी मेडिकल सुपरविजन में है उनके लिए यहाँ पे आपका जो है इस तरीके का फोर्टिफाइड फूड भी बनाया जा रहा है। राइस फोर्टिफिकेशन कहने का क्या मतलब है? राइस फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि आपका आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ये सारी चीज़ें राइस में ऐड की गई है। तो राइस को जब फोर्टिफाइड किया जाता है तो इसमें मैंडेटरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, जैसे आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है। कुछ ऑप्शनल भी है जैसे कि जिंक वगैरह ऐड किया जाता है, विटामिन A है, थायमिन है, तो ये सब ऐड किया जाता है जैसा भी यहाँ पे इस कानून में आपका रखा गया है।
अगर हम लोग FSSAI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहा जा रहा है, यहाँ पे इनका कहना है कि 1 kg अगर फोर्टिफाइड राइस है तो इसमें आयरन होना चाहिए, फॉलिक एसिड होना चाहिए और विटामिन B12 होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे राइस में और भी चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे जिंक है, विटामिन A है, विटामिन B12 है, B1 है, B2 है, B3, B6 है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, जिससे कि हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट को रेगुलर राइस में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डस्टिंग हो गया, कोटिंग हो गया, एक्सट्रूशन हो गया। तो ये सब क्या है, इसको समझिए। डस्टिंग कहने का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे फोर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड कर रहे हैं, यानी कि राइस के सरफेस में जो चावल होती है ना, तो एक दाना अगर आप चावल का लोगे उसके सरफेस में यहाँ पे न्यूट्रिएंट को ऐड किया जा रहा है, उसको हम लोग डस्टिंग कहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि लिमिटेड न्यूट्रिएंट प्रोटेक्शंस होता है। जब राइस को हम लोग धोते हैं, सबसे पहले आप देखो राइस को कैसे बनाया जाता है कि कोई भी राइस को हम लोग धोते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको हम लोग एक्सेस वाटर में कुक करते हैं, तब वो जो एक्सेस वाटर होता है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यानी कि जो यहाँ पे वाटर, जो राइस की जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट है वो सब तो ख़त्म हो गई है कि नहीं। तो इसलिए डस्टिंग किया जाता है। इट मीन्स कि जो राइस के सरफेस में ही इस तरीके का माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ किया जाता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो है यहाँ पे सरफेस में ही माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड कर दिया जाता है। उसके अलावा कोटिंग और एक्सट्रूशन की बात करें तो यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला है कि कोट करना, और एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि यहाँ पे फोर्टिफाइड जो कर्नल्स है उनको प्रोड्यूस करना। फिर ये जो फोर्टिफाइड कर्नल्स है इनको नॉन फोर्टिफाइड राइस के साथ ब्लेंड करना, और इसका रेशियो भी बहुत कम है, 0.5% से 2% तक है। यानी कि अगर हम लोग इंडिया में देखें तो राइस को जो फोर्टिफाइड किया जाता है ये एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है, जिसमें कि जो मिल्ड राइस होती है ना उसको यहाँ पे आपका मिक्स किया जाता है पहले से वैसे राइस में, जिसमें कि विटामिन और मिनरल्स मिले रहते हैं। यानी कि आप देखो कि कुछ राइस ऐसे होते हैं जिसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, और कुछ राइस ऐसे होते हैं जिसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं जिसमें विटामिन से आयरन है, वैसे राइस को वैसे राइस के साथ मिक्स कर देना जो कि जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी। फोर्टिफाइड राइस अगर कर्नल की बात करें तो यहाँ पे मिक्स करके इसको लाया जाता है। साथ ही यहाँ पे फोर्टिफाइड राइस कर्नल की बात करें तो यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल राइस जो है उसको ऐड किया जाता है, और ये आपका 1:50 से लेकर 1:200 के रेंज में होता है। ठीक है, अब राइस फोर्टिफिकेशन तो आप समझ गए है क्या, लेकिन इसका क्या बेनिफिट है ये समझिए। सबसे बड़ी बेनिफिट यही है कि इसमें अगर इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो ऑब्वियस है कि हमारे देश में 2 सबसे बड़ी समस्या है। एक तो यहाँ पे मल न्यूट्रिशन है कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, दूसरी है खून की कमी महिलाओं में, बच्चियों में देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही सस्ते मैनर पे, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ये हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। और 77,000 करोड़ एनुअली जो है हम लोग एटलीस्ट हमारे देश में जो लोग हैं उनको यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है उससे बचा सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं और डेथ से बचा सकते हैं। फोर्टिफाइड राइस से क्या होता है कि यहाँ पे आपको देखो कि ग्वाइटर हो गया, यहाँ पे क्रिटिनिज्म हो गया, थायरोक्टोसिस, इस तरीके की कुछ बीमारी है, और ब्रेन डैमेज होता है, तो ये सब बीमारी से हम लोग बचा सकते हैं। साथ ही जो फिटल और नियोनेटल जो हेल्थ है, जो यहाँ पे जो नव शिशु है उनको हम लोग यहाँ पे और भी बेटर बना सकते हैं, और जो यहाँ पे बच्चों का ग्रोथ होता है प्रेगनेंसी के टाइम में वो भी बेटर तरीके से होगा। अगर हम लोग फूड मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये बताया जा रहा है कि हर एक तीसरा बच्चा जो स्टंटेड है, यानी कि शॉर्ट हाइट रह जाता है एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको फूड की कमी होती है, तो इसलिए उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। तो फोर्टिफाइड राइस खाने से और कंज्यूम करने से उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। राइस हमारा इंडिया का एकमात्र आप देखो कि वन ऑफ द स्टेपल फूड्स है जो कि यहाँ पे सेफ और न्यूट्रिशन फूड्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और अगर आप देखो कि चावल है, यानी कि अगर यहाँ पे हंगर को दूर करना है हमारे देश में, तो चावल अगर हम लोग दे दें, और चावल की खेती हमारे देश में सबसे ज़्यादा होती है, तो क्यों ना जो सबसे ज़्यादा हो रही है, सबसे ज़्यादा अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा हमारे देश में कंज्यूम भी हो रहा है, तो हम लोग उसको उस तरीके से बनाए जिससे कि लोगों की जो शिकायत है कि खून की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो पूरा हो जाए। तो ये जो फोर्टिफाइड क्रॉप है ये पूरा कर देगा। साथ ही कंसर्न देखिए, राइस फोर्टिफिकेशन तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे परेशानी भी है। तो कंसर्न यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है कि एक्सेस आयरन यहाँ पे हो सकता है, यानी कि रिसेंट रिपोर्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो आशा किसान स्वराज और राइट टू फूड कैंपेन है झारखंड का, इसमें जो लोग यहाँ पे जिनको थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, मलेरिया है, तो हाई इंसिडेंस यहाँ पे ट्राइबल रीजन में देखने को मिला है। और ऐसा पाया जा रहा है कि यहाँ पे आयरन की जो मात्रा है राइस फोर्टिफिकेशन को कंज्यूम करने के बाद वो बढ़ गई है। वहीं अगर टीबी पेशेंट की बात करें तो वो यहाँ पे आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। अगर आयरन फोर्टिफाइड फूड्स को कंजप्शन अगर हम लोग देखें तो अगर उनके द्वारा किया जा रहा है तो इससे इम्यूनिटी की कमी हो जा रही है, इम्यून सिस्टम, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए तैयार रहता है, तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। कुछ ऑर्गन है जो कि सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं।
झारखंड एक एंडेमिक जोन है सिकल सेल डिसऑर्डर का और थैलेसीमिया का, जिसमें आप देखो 8 से 10% यहाँ पे प्रिवलेंस है, यानी कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ये दो बीमारी देखने को मिलेगा, जो कि आज की डेट में हमारे यहाँ पे नेशनल एवरेज का ट्वाइस है। एडल्ट्रेशन है, यानी कि ऐसा पाया जा रहा है कि जो प्लास्टिक राइस है उसको भी मिक्स किया जा रहा है नॉर्मल राइस के साथ फोर्टिफिकेशन के नाम पे। तो जो प्लास्टिक वाला राइस है इससे आप देख सकते हो कि मिक्सिंग किया जा रहा है, जिससे कि बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि हमारे कंज्यूमर में डिस्कम्फर्ट है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, डायरिया की प्रॉब्लम है, नौशिया की प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। साथ ही लेबलिंग अगर देखो तो ऐसा कहा गया कि +F लोगो लगेगा, लेकिन लेबलिंग भी यहाँ पे इम्प्रॉपर है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सीरियस लैकुना देखने को मिला है कि बहुत बड़ी कमी है, और फोर्टिफाइड फूड जो यहाँ पे आपका लेबल वगैरह किया जा रहा है वो बेटर तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिससे कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो लोगों की अवेयरनेस के लिए यहाँ पे लेबलिंग किया जा रहा है, बट उस तरीके से नहीं देखने को मिल रहा है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि डाइटरी डाइवर्सिटी है, यानी कि डाइटरी डाइवर्सिटी करने की ज़रूरत है। हमें ऐसा नहीं है कि चावल पे ही सारा कंसंट्रेशन कर देना है, हमें यहाँ पे फ्रूट्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ये सारे ऑप्शंस भी है जिसे हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि जो डेफिशिएंसी है, जो न्यूट्रिशन की कमी है बच्चों में, वो दूर होगा। कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी लेकर चलना चाहिए। फूड और जो राइस फोर्टिफिकेशन है उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी है, जिससे कि हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट जो स्टेटस है पॉपुलेशन का वो इम्प्रूव कर सकेंगे। टारगेटेड फोर्टिफिकेशन है, यानी कि जो राइस फोर्टिफिकेशन है इसको हम लोग को केयरफुली चूज़ करना होगा। साथ ही साथ जो ऐसी पॉपुलेशन जो कि रिस्क है, जिनमें इनएडिक्वेट यहाँ पे आप देखो कि कुछ चीज़ों की कमी है, तो उनको हम लोग को यहाँ पर रिस्क से दूर करना होगा। इन्फॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग करनी होगी। जो राइस की फोर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे आप देखो कि अप्लाई करना होगा थॉटफुली, और इसकी आप देखो कि इफ़ेक्ट्स जो है वो मॉनिटर हो पाएगा और पब्लिक इन्फॉर्म जो है इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे। तो ये सारा काम करना होगा कि लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म करना होगा, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, उन्हें यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में पूरी नॉलेज देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन करना है और साथ ही साथ मॉनिटर भी करना है कि अगर इनकी लेबलिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल की लेवल सही तरीके से किया जाए, जो +F लोगो तो होना ही होना चाहिए। साथ ही लोगों तक अगर पहुँच रहा है तो लोगों को बताना है कि ये जो +F लोगो वाले जो भी यहाँ पे +F लोगो वाले जो पैकेज है उनको कौन लोग कंज्यूम कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते, तो ये भी बराबर से उनको बताना होगा। ओके, सो ये तो बातें रही। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारे देश में है, जो कि खाना का पूरा हाल चाल ये देखते हैं, तो इनका क्या रोल है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी बॉडी है जो कि बड़े पैमाने पे हमारे देश में जो भी फूड्स वगैरह है तो उसको यहाँ पे मेंटेन करते हैं। और ये जो यहाँ पे आपका बॉडी है ये किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। इसमें साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं फूड के लिए, और इनके मैन्युफैक्चर, स्टोरेज कैसे करना है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, सेल कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, तो ये सारा काम ये बॉडी देखती है। इनका एक वाइटल रोल है, यानी कि सबसे पहले आप देखो कि स्टैंडर्ड रखा जाता है फोर्टिफाइड फूड के लिए, जैसे कि इसमें राइस वगैरह भी है। साथ ही आप देखो मैपिंग भी ये करते हैं, जो भी यहाँ पे लैब है जिसमें टेस्टिंग होते हैं फूड वगैरह का। साथ ही यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन रिसर्च सेंटर भी है, जिसमें कि जो रिसर्च हब है, अगर फोर्टिफिकेशन वगैरह करना है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च होता है। और साथ ही यहाँ पे +F लोगो भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है ये बॉडी, जिससे कि फोर्टिफाइड फूड को बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। ओके, अगर हम लोग देखें फ्लो ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस जो कि फोर्टिफाइड रिकल सिल कर्नल का है, तो राइस कर्नल का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि राइस फ्लोर आ गया, इसको यहाँ पे प्रीमिक्स किया गया, फिर एक्सट्रूडर किया गया, मशीन से अलग किया गया, फिर इसको सुखाया जाता है, फिर कूल किया जाता है, फिर बल्क में स्टोर किया जाता है और फिर पैकेजिंग कर दिया जाता है। तो इसको यहाँ पे कहा जा रहा है। अब फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बेसिकली समझते हैं। फोर्टिफिकेशन कहने का मतलब है कि कुछ एसेंशियल जो ज़रूरत की यहाँ पे न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसके कंटेंट को बढ़ा देना, वो भी भोजन में, जिससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है भोजन की वो यहाँ पे इम्प्रूव होगी। ये इम्प्रूव होगा तो पब्लिक हेल्थ जो है वो बेनिफिट मिल पाएगा, और जो हेल्थ से रिलेटेड रिस्क है वो कम हो पाएगा। फूड फोर्टिफिकेशन की बात करें तो मेनली ये इस कानून के तहत, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 के तहत आता है। और इंडिया में अगर हम लोग देखें तो व्हीट फ्लोर और राइस है, जो कि यहाँ पे आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, मिल्क, एडिबल ऑयल के साथ इसको यहाँ पे फोर्टिफाइड किया जाता है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे आपका विटामिन A, D भी है, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट भी है जो कि आयोडीन और आयरन के साथ है। साथ ही अगर 2030 का एजेंडा देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो इसका एम है कि हम लोग को फ्री वर्ल्ड को पूरी तरीके से भुखमरी से फ्री करना है और मल न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है सारे फॉर्म्स में। ओके, सो इसको हम लोग अगर ओवरऑल हॉलिस्टिक वे में देखें तो इसको फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए
कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे अप्रूव कर दी है कि जो फोर्टिफाइड राइस है उसको यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा और ये 2024 तक किया जाएगा, वो भी फेज़ मैनर पे। और इसका एम है कि न्यूट्रिशन का जो डिफिशियंसी हमारे देश में सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में देखा जा रहा है तो उसको कम करना है। जो फोर्टिफाइड राइस का जो सप्लाई किया जाएगा वो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा किया जाएगा और ये जो है हमारे देश में जो एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 उसके तहत इसको करना है। साथ ही इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस भी है और अदर वेलफेयर स्कीम है, तो इसके तहत जो है यहाँ पे हमारे यहाँ फूड फोर्टिफिकेशन का फोर्टिफाइड राइस का सप्लाई भी करना है। इंटायर कॉस्ट अगर हम लोग राइस फोर्टिफिकेशन का देखें तो ये सेंटर के द्वारा यहाँ पे देखा जाता है जितना भी खर्चा होता है, यानी कि जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट का एडिशन करना होता है, तो जो भी खर्चे हो रहे हैं वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखती है। 3 फेज़ है यहाँ पे। फ़ेज़ 1 में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट है और पीएम पोषण को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। फ़ेज़ 2 है यहाँ पे जिसमें कि आपका फ़ेज़ 1 है प्लस यहाँ पे टारगेटेड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है उसको भी ऐड किया जाएगा। फ़ेज़ 3 में क्या है कि फ़ेज़ 2 प्लस यहाँ पे क्या है कि जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में उसको भी 2024 तक कवर कर लिया जाएगा। तो इन 3 फेज़ में ये जो स्कीम है इसको कंप्लीट किया जाएगा। ओके, सो गाइज़ दिस इज़ ऑल अबाउट फूड फोर्टिफिकेशंस, जो कि एक बहुत ही अच्छी आर्टिकल है। अगेन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है न्यू इन्फॉर्मेशन आपकी ऐड ऑन हुई होगी, साथ ही कुछ भी आपको अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो उसकी भी रिवीजन हो जाती है। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपको हर एक मंथ देखने को मिलेगा कि ये रिपीट होते ही रहते हैं। तो इसी तरीके से आपको हर एक मंथ की जो विज़न है इसकी मैगज़ीन है उसको पढ़ना चाहिए, जिससे कि लगातार जो है आप किसी न किसी मैक्सिमम टॉपिक से आप कनेक्टेड रहते हो और मैक्सिमम टॉपिक्स में आपके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन होते ही रहते हैं। ओके, सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और डेली बेसिस पे हमारे यहाँ पे विज़न आईएएस की करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का आप लोग पार्ट बन सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू।